नमस्कार बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले क्लास 9th में इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग, यानी व्यक्ति एक संसाधन के रूप में कैसे काम करता है, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे दी गई सारी टॉपिक को सही प्रकार से समझ सकें। और इस वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा इस वीडियो की PDF आपको कहाँ से मिलने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए कोई क्लास से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, आपको आसानी से मिल सके। देखिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई है, कहानी दी गई है, एग्जाम्पल दिया गया है, जो क्या आपको वो नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें वही चीज़ पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कहानियाँ पढ़ के, एग्जाम्पल पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, हमें उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आपको सारे वही टॉपिक रखा गया है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ टॉपिक को समझ पाएंगे, जिससे है कि इसमें कि मानव संसाधन या मानव पूंजी किसे कहते हैं, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं, बाजार क्रिया क्या होता है और गैर बाजार क्रिया क्या होता है, जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में हम देखेंगे, और भारत में बेरोजगारी के कारण क्या हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को। सबसे पहले यहाँ पर आपका टॉपिक आता है मानव पूंजी। तो मानव पूंजी क्या है, इसको हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो जो मानव पूंजी है, ये क्या है, कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। ठीक है, कैसे है, देखिए होता क्या है कि हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होता है। ठीक है, जैसे आपके अंदर कुछ क्वालिटी होगी, कुछ आपके अंदर टैलेंट होगा। ठीक है, तो जो मानव के अंदर जो गुण होता है ना, तो वो क्या एक तरफ से कह दिया जाए कि उत्पादन का एक मतलब कि ज्ञान का भंडार होता है, यानी स्टॉक होता है। तो उस आप क्या टैलेंट के द्वारा, तो आप उस टैलेंट का यूज करके किसी भी कार्य को क्या अच्छे प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे जो आपका जो टैलेंट है ना, वो आपका क्या एक पूंजी है। ठीक है, अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को क्या है, मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे अंदर जो क्वालिटी है या टैलेंट है या जो हमारा गुण है, वही हमारी क्या है, पूंजी है। अब मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है, तो मानव संसाधन, जैसे आप संसाधन के जब भी चैप्टर पढ़े होंगे, यानी कि वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं या ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव, यानी कि व्यक्ति भी खुद अपने आप में एक संसाधन है। ठीक है, यानी कि हम अगर हमारे अंदर कुछ गुण है, यानी हम टीचिंग का गुण, हमारे अंदर पढ़ाने का गुण है, तो वो क्या हम एक कहीं ना कहीं हम संसाधन के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर है, ठीक है, उसके अंदर कुछ टैलेंट है, तो भी क्या एक संसाधन के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये जो मानव संसाधन है, ये क्या है, अधिक शिक्षा, कौशल तथा स्वास्थ्य द्वारा क्या है और विकसित किया जा सकता है। यानी देखिए, अगर हम ये कह सकते हैं कि मानव को पहले से और भी अधिक बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो ये जो है शिक्षा के द्वारा और स्वास्थ्य के द्वारा। देखिए, अगर जो व्यक्ति अगर शिक्षित है, तो उसका जो है कार्य प्रभावित होगा, यानी कि वो और अच्छे तरीके से किसी भी कार्य को कर सकता है। स्वास्थ्य के द्वारा, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम को करेंगे। ठीक है, मानव संसाधन क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो बाकी संसाधन होते हैं, जैसे भूमि है, पूंजी है, यानी जो भी संसाधन है, इन सारे संसाधनों का जो उपयोग कौन कर सकता है, यानी कि ये सारे जो संसाधन है, ये अपना उपयोग स्वयं तो कर नहीं सकती हैं। जो व्यक्ति होता है, ये अपने सारे कार्य को स्वयं कर सकता है, क्योंकि ये सजीव है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि सारे संसाधनों में जो मानव संसाधन है, व्यक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जैसे कोई मशीनरी है या कोई भूमि है या कोई पूंजी है, तो इसका उपयोग कौन करेगा, मानव ही तो करता है। ठीक है, यानी यह अन्य संसाधनों जैसे भूमि, पूंजी इत्यादि से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह संसाधन स्वयं अपना उपयोग नहीं कर सकते। तो यह क्या है, यह उत्पादन का एक सजीव, क्रियाशील तथा संवेदनशील कारक है। ठीक है, यानी कि लिविंग, यानी कि जो ये व्यक्ति है, ये एक सजीव है। ठीक है, एक्टिव है।
तो अब हम कह सकते हैं कि भाई मानव पूंजी में शिक्षा का क्या महत्व है। तो आप सभी जानते हैं बस श्रम की गुणवत्ता बढ़ाती है। तो शिक्षा क्या करती है कि श्रम की गुणवत्ता में बढ़ाती है। देखिए अगर आपके पास नॉलेज है, आप शिक्षित हैं, तो आप क्या है किसी भी काम को बेटर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आप क्या है कहीं अच्छी जॉब कर सकते हैं, जिससे क्या आपकी क्या आमदनी कुछ ज़्यादा होगी, आय ज़्यादा कमाएंगे। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप एक मजदूर के रूप में काम करेंगे, तो आप क्या करेंगे पूरे दिन भर काम करेंगे, लेकिन आपकी क्या आमदनी कम होगी। ठीक है, तो यहीं पे बताया गया है कि शिक्षा क्या करती है, गुणवत्ता बढ़ाती है। आप परिणाम स्वरूप क्या उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। अगर आपके पास ज्ञान अच्छा है, कौशल है आपके पास, तो उत्पादन क्रिया में क्या है आप अच्छे तरीके से उत्पादन कर सकते हैं। तो ये जो आप उत्पादन में जो आपकी वृद्धि होगी, इससे क्या पूरे देश की भी क्या है समृद्धि होगी। नहीं, हमारा जो देश क्या है मजबूत रहेगा, ठीक है, समृद्ध रहेगा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है इनको 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है। यानी जो आर्थिक क्रियाएं होती है ना, तो इसको 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि प्राथमिक क्षेत्र को आप कृषि के नाम से भी जानते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग के नाम से भी जानते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कारण क्या है देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो उत्पादन किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कृषि, और इसमें क्या कृषि है, खनिज हो गया आपका, मत्स्य पालन, डेयरी, वानिकी। ठीक है, अब द्वितीयक क्षेत्र क्या मतलब होता है। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जब हम प्राथमिक क्षेत्र का यूज करके उत्पादन करते हैं तो उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, जैसे फैक्ट्री में। ठीक है, अब इसमें है क्या कि गन्ने से यूज करके चीनी बनाया जाता है, कपास का यूज करके कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जो तृतीयक क्षेत्रक होता है ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, यानी कि इन दोनों क्षेत्रक की ये मदद करता है। ठीक है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, व्यापार, दुकान, संचार इत्यादि, ये सब इसमें आ जाएंगे। अब एक एक करके सबको हम देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या है कि वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। और इसे कृषि या सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख चुके हो। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में हमने देखा था कि वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप उद्योग कह सकते हैं या फैक्ट्री, जैसे गन्ने से चीनी बनाना और कपड़ा से क्या है कपास बनाना, सॉरी कपास से कपड़ा बनाना। अब तृतीयक क्षेत्र का मतलब क्या आता है। तृतीयक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों का या विकास में सहायता करता है। इसे अधिकतर क्या सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में है कि बीमा, बैंकिंग, परिवहन, दुकान, संचार इत्यादि सब इसके एग्जाम्पल हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है कि वह सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं। ठीक है, आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। अब आर्थिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है, बाजार क्रिया, गैर बाजार क्रिया। अब इसको हम समझते हैं कि बाजार क्रिया क्या है, गैर बाजार क्रिया क्या है। अगर किसी चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं बाजार में विक्रय हेतु, ठीक है, किसी चीज़ का उत्पादन हम कर रहे हैं जिसके उत्पादन से हमें आय की प्राप्ति होती है, ठीक है, तो वो बाजार क्रिया हो गई। ठीक है, अगर हम किसी ऐसे वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं या जो क्रिया कर रहे हैं जिसके बदले हमें आय की प्राप्ति नहीं हो रही, तो वो गैर बाजार क्रिया हो गई। ठीक है, यानी वे क्रिया करने से जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है बाजार क्रिया हो गई। जिससे आय की प्राप्ति नहीं होती है, स्वयं के उपयोग के लिए किया जा रहा है, तो वो गैर बाजार क्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझेंगे। बाजार क्रिया क्या है कि वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। यानी देखिए अगर वेतन के लिए या लाभ के लिए उद्देश्य से की गई जो कार्य किया जाता है, यानी पैसा कमाने के उद्देश्य से हम कोई भी कार्य अगर करते हैं, ठीक है, जिसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, तो ये क्या आपकी बाजार क्रिया हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है सरकारी सेवा सहित वस्तुओं और सेवाओं का भी उत्पादन इसमें शामिल है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि एक टीचर से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इन्हें क्या है उसके बदले में उन्हें पैसे मिल रहे हैं, तो ये क्या है आपकी बाजार क्रिया हो जाएगी। लेकिन वही एक जो माँ है अपने बच्चों को पढ़ा रही है घर पे, तो ये क्या
इसके बदले में इससे पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये गैर बाजार क्रिया हो जाएगी। तो गैर बाजार क्रिया का मतलब होता है स्व उपयोग, यानी कि स्वयं के उपयोग के लिए, स्वभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपयोग तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा का उत्पादन होता है, जैसे बागवानी कर सकते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए एक साइकिल वाला है, ठीक है, अब बाजार में बेचने के उद्देश्य से साइकिल का निर्माण कर रहा है, तो वो बाजार क्रिया हो गई। लेकिन वही जो है साइकिल वाला स्वयं यानी अपने उपयोग के लिए, चलाने के लिए साइकिल का निर्माण कर रहा है, तो वो गैर बाजार क्रिया हो जाएगी। ठीक है। अब जनसंख्या की गुणवत्ता, यानी कि जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे होती है, इसको देखते हैं। तो जनसंख्या की जो गुणवत्ता या साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। अब जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है, क्योंकि निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या क्या है, अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। यानी हम कह सकते हैं कि यानी एक शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति क्या है, किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए क्या है वो, यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है, किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर अशिक्षित व्यक्ति हो या अस्वस्थ हो, तो ये जनसंख्या पर एक तरह से, यानी कि अशिक्षित और अस्वस्थ जो जनसंख्या होती है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक तरह से बोझ के रूप में कार्य करती है, या बोझ बनी रहती है। तो इसमें शिक्षा का महत्व क्या है, हम इसको देखते हैं। तो समाज के विकास में क्या शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी जानते हैं कि भाई अगर समाज में अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उसका बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा के द्वारा क्या है, समाज को विकसित बनाया जा सकता है, और यह राष्ट्रीय और या सांस्कृतिक समृद्धि में भी क्या है, वृद्धि करती है, और प्रशासन के कार्य की क्षमता भी बढ़ती है। तो प्राथमिक शिक्षा में अगर बात कही गई कि भाई प्राथमिक शिक्षा सभी को ज़रूरी है, यानी सभी तक पहुँच होना चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए। धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, और इस मामले में अगर देखा जाए तो लड़कियों पर विशेष बल दिया गया है, और प्रत्येक जिला में इसीलिए क्या है, नवोदय विद्यालय की स्थापना भी की गई है। और साक्षरता जो होता है कि प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों का कर्तव्य भी होता है, और ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। तो अगर सरकार क्या, शिक्षा के प्रति सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो सरकार क्या करती है कि प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की दशा में वह सर्व शिक्षा अभियान चलाई है। ठीक है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि सभी को शिक्षा मिल सके। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए, यानी कि आप देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लाने के लिए या एडमिशन के लिए एक सेतु पाठ्यक्रम या स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किया गया है। और विद्यालयों में क्या है, बच्चों को दोपहर के भोजन के लिए मिड डे मील योजना की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या हो गया, पीएम पोषण योजना। अब स्वास्थ्य के द्वारा क्या है, क्योंकि ये देखिए अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, तो आपका काम प्रभावित होता है। अगर आप स्वस्थ हो तो काम अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। जैसे हम कह लें कि एक फर्म का भी उद्देश्य यही होता है कि वह लाभ को अधिकतम करना, यानी कि वह यही चाहता है कि उसे अधिक से अधिक लाभ हो। लेकिन क्या कोई फर्म मालिक ऐसे लोगों को या ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देना नहीं चाहता है जिसका स्वास्थ्य खराब हो, या स्वास्थ्य खराब होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए। यानी वो ऐसे व्यक्तियों को रोजगार नहीं देना चाहता है जिसका स्वास्थ्य खराब हो और वो सही प्रकार से काम न कर पाए। तो किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो होता है उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। यानी कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है ना, तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और बीमारियों से लड़ने की ताकत उसके अंदर आ जाएगी। तो अगर एक अस्वस्थ व्यक्ति की बात की जाए तो किसी भी संगठन के लिए ये बोझ बन जाते हैं। तो इसलिए अगर जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को अगर सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है, यानी कि हर एक देश यही चाहता है कि हमारे देश की जो जनता है या जनसंख्या है वह स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर वह स्वस्थ रहेगी तो क्या है, देश तरक्की करेगा। अब मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का योगदान क्या है, कि यानी कि शिक्षा किस प्रकार से मानव पूंजी के निर्माण में सहायता प्रदान करती है।
तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास होता है। आप सभी जानते हैं कि अगर शिक्षित व्यक्ति है तो सभी प्रकार से क्या वो सक्सेसफुल कहलाएगा। यानी कि देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हम शिक्षित होकर केवल अच्छी से अच्छी नौकरी कर ले। शिक्षा के द्वारा क्या है, हम अपने जीवन जीने के तरीकों को अच्छे बना सकते हैं या जीवन को सही प्रकार से जी सकते हैं, जिसके द्वारा वह क्या है, ज्ञान और कौशल में भी निपुण हो जाता है। तो शिक्षा मानव को इस योग्य भी बनाती है कि वह अच्छी नौकरी या कोई पेशा या अच्छी आय प्राप्त कर सके। देखिए, जब आपके पास अच्छी शिक्षा रहेगी तो आप क्या है, आपकी आमदनी भी अच्छी होगी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, दोनों के काम करने के तरीके में भी फ़र्क होता है और दोनों की आमदनी यानी कि आय में भी बहुत ही अंतर होता है। तो शिक्षा मानव के लिए क्षेत्रों का विस्तार करती है तथा एक नई दिशाएं भी देती है। अब यहाँ पर मृत्यु दर को समझ लेते हैं। क्या है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं कि मृत्यु दर से अभिप्राय क्या होता है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जो मरने वाले लोगों की संख्या होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर क्या है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की जो संख्या है उसे जन्म दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय ये होता है कि प्रति 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं में 1 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे या शिशु की मृत्यु हो जाती है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेरोजगारी क्या है। आप सभी जानते हैं कि अगर किसी को रोजगार नहीं मिलता तो वो बेरोजगार होता है, लेकिन आपको इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे परिभाषा है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर जब परिभाषा की बात आती है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बेरोजगारी वह दशा या वह स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं करते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर जो बात कही गई है कि प्रचलित मजदूरी दर, जैसे मान लीजिए कि उस वर्तमान समय में एक क्या है, लोगों की मजदूरी निर्धारित की गई। जैसे मान लीजिए किसी की मजदूरी अगर 500 रुपया निर्धारित की गई है, ठीक है, तो लोग क्या है 500 रुपये पर भी लोग क्या है काम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें क्या है काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, वो बेरोजगार हैं। इसमें यही है कि भाई बेरोजगारी की वह दशा या स्थिति है कि जब प्रचलित मजदूरी दर पर भी काम करने के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनको भी क्या रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बेरोजगारी के प्रकार यहाँ पर दिया गया है, आपसे पेपर में यही पूछा जा सकता है। तो बेरोजगारी के प्रकार 3 प्रकार से, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है, नाम से स्पष्ट होता है कि भाई मौसम के अनुसार रोजगार मिलना और मौसम के अनुसार बेरोजगार होना। यानी कि जब लोगों को क्या है ना कि वर्ष के कुछ समय में ही, जब लोगों को वर्ष के कुछ समय में ही क्या है रोजगार मिलता है और कुछ समय में रोजगार नहीं मिलता है, यानी कि कुछ महीने उन्हें रोजगार मिलता है, कुछ महीने रोजगार नहीं मिलता है, तो वो क्या इस प्रकार की जो है बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या है कोल्ड ड्रिंक में काम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो उनको रोजगार मिलता है, जब ठंड का समय आता है तो उन्हें क्या है काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि मौसम के अनुसार उनको रोजगार मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि जब 4 व्यक्तियों का जो काम है 8 व्यक्ति कर रहे हैं, तो जो अतिरिक्त व्यक्ति है वो बेरोजगार कहलाएंगे। कौन से? प्रच्छन्न बेरोजगार। ठीक है, शहरी बेरोजगारी का मतलब होता है कि डिग्रीधारी युवक क्या है रोजगार पाने में असमर्थ। यानी कि आप देखते हैं कि वर्तमान समय में देखा जाए तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कारण क्या है कि यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर 1000 सीटें निकलती है तो कई लाख लोग क्या वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है, तो भारत में बेरोजगारी के जो कारण यहाँ पर है बढ़ती जनसंख्या, यानी कि भारत में क्या जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या के हिसाब से क्या है यहाँ पर क्या है रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है। यानी कि जब कोई भी वैकेंसी निकलती है तो लाखों लोग क्या अप्लाई करते हैं। निर्धनता क्या है, निर्धनता की तरफ से क्या है जनसंख्या को बेरोजगारी को इंगित करती है। मशीनीकरण यानी कि अब देखते हैं कि हर क्षेत्र में मशीनों का यूज हो रहा है। जब मशीनों का यूज होगा तो 100 व्यक्तियों के बराबर एक मशीन काम करती है, तो इस तरह क्या है बेरोजगारी बढ़ जाती है। दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था यानी कि इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिसके कारण क्या है कि अगर मान लो किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती है तो उस शिक्षा से क्या है वो अपना रोजगार नहीं कर पाते। यानी हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा इस प्रकार से मिलनी चाहिए कि व्यक्ति क्या है उसको व्यवसायिक शिक्षा भी साथ में दी जाए कि जिससे अगर वो नौकरी नहीं मिल पाती तो वो कोई अपना रोजगार कर सके। ठीक है, पूंजी का अभाव, जैसे मान लीजिए कोई किसान अगर है तो उसके पास
धन ज़्यादा नहीं होता, पैसे ज़्यादा नहीं होता है, जिससे कि वो सही प्रकार से अपने खेती कर सके और वो थोड़ा सी अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर सके। और किसी क्षेत्र में विकास की गति भी धीमी है, यानी देखिए किसी क्षेत्र में क्या है, विकास की गति भी धीमी है, जिसके कारण क्या है, बेरोजगारी बढ़ती है। परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन जितना होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण यानी कुछ समय के लिए आपने देखा था कि हरित क्रांति आई थी, लेकिन वो सभी क्षेत्रों में क्या सफल नहीं हो पाई। ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर प्रस्थान, आपने देखा कि बहुत सारे लोग करते हैं कि गांव से छोड़कर शहर में आते हैं रोजगार करने के लिए, यानी कि मजदूर में काम करने के लिए। तो जब ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा कि भाई काम तो सबको मिल नहीं पाएगा, तो बस वही है कि फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये छोटे से चैप्टर थे, इसमें हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नमस्कार।